नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में पत्र लिखकर मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाए और नामांकित विशेष सरकारी अभियोक्ता उज्ज्वल निकम की इस मामले में नियुक्ति की जाए। इसके अलावा निलंबित उप वन संरक्षक विनोद शिव कुमार तथा अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ तुरंत ही विभागीय जाँच शुरू की जाए और इस मामले में किसी वरिष्ठ महिला IPS अधिकारी से सघन व विस्तृत जाँच भी करवाई जाए। इन दिनों धीरे धीरे गर्मी के मौसम ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और पारा अब ऊंचा जाने लगा है, जिसकी वजह से धूप की तपिश बढ़ने लगी है। इस समय अमरावती जिले का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, जो विगत सप्ताह 42 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक जा पहुंचा था। ऐसे में फिलहाल मौसम को बीते सप्ताह की तुलना में कम गर्म कहा जा सकता है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड के मुताबिक जब राजस्थान की ओर से चलने वाली हवाएं विदर्भ क्षेत्र की तरफ आती हैं तब गर्मी में इजाफा होता है, लेकिन इस समय राजस्थान की ओर से चलने वाली गर्म हवाओं का असर केवल मध्य प्रदेश तक देखा जा रहा है। वहीं विदर्भ क्षेत्र में पूरब की ओर से हवाएं आ रही हैं, जो अपेक्षाकृत तौर पर ठंडी होती हैं। ऐसे में विदर्भ क्षेत्र में अब तक गर्मी का कोई विशेष असर नहीं देखा जा रहा और हालात बेहद सामान्य हैं। साथ ही संभावना है कि इस बार गर्मी के मौसम में मई माह के दौरान अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। बीते आर्थिक वर्ष के अंत तक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा अलग अलग स्रोतों से 26 करोड़ 68 लाख रुपए जुटाए गए। वहीं नए आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में केवल शराब बिक्री लाइसेंस के नूतनीकरण से 9 करोड़ 2 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। ऐसे में पुराने आर्थिक वर्ष की समाप्ति और नए आर्थिक वर्ष के प्रारंभ में आबकारी विभाग द्वारा 35 करोड़ 70 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया। इस वर्ष मार्च माह की समाप्ति के बावजूद एक होलसेल विदेशी शराब विक्रेता, 4 बियर शॉपी व 9 परमिट रूम व बियर बार के लाइसेंसों का नूतनीकरण नहीं किया गया है। ऐसे में आबकारी विभाग द्वारा संबंधित अनुज्ञप्ति पर होने वाली शराब की खरीदी बिक्री के व्यवहार को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी किए गए। हालांकि अभी इन लाइसेंसों को खारिज या निलंबित नहीं किया गया है और इन लाइसेंस धारकों के पास विलंब शुल्क व दंड सहित अपना लाइसेंस नूतनीकरण शुल्क भरने का अवसर उपलब्ध है। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सरकारी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को नई प्रेरणा देने के साथ ही जीवन के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्र संत तुगड़ोजी महाराज द्वारा रचित ग्राम गीता वाचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम गीता प्रवक्ता केशवराव काकड़े विगत 28 मार्च को कोविड संक्रमण की चपेट में आने के चलते सुपर कोविड अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हुए। ऐसे में अपने आसपास भर्ती अन्य मरीजों को प्रोत्साहित करने हेतु एवं उन तक राष्ट्र संत तुगड़ोजी महाराज के प्रेरणादायी विचार पहुँचाने हेतु उन्होंने अस्पताल में ग्राम गीता वाचन करने का उपक्रम शुरू करने का मानस अस्पताल प्रबंधन के समक्ष व्यक्त किया, जिसका प्रबंधन की ओर से स्वागत किया गया और 2 अप्रैल को अस्पताल में ग्राम गीता वाचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय कोविड अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को ग्राम गीता वितरित करते हुए विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। कीर्ती करता आपल्या कीर्ती करता काय केलं पाहिजे हे फार महत्त्वाचं आहे। आपल्या वडिलांचं भूषण आहे, प्रत्येक मूल आपल्या वडिलांचं भूषण आहे, म्हणून आपल्या वडिलांची कीर्ती जगामध्ये व्हावी म्हणून आपण चांगल्या प्रकारे राहण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। विगत फरवरी माह में कोविड संक्रमण की रफ्तार अनियंत्रित होने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा 22 फरवरी से अमरावती शहर में लॉकडाउन घोषित किया गया था। ऐसे में श्री अंबा देवी मंदिर संस्थान एवं एकवीरा देवी मंदिर संस्थान द्वारा हालात नियंत्रित होने तक अंबा देवी मंदिर व एकवीरा देवी मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया था। विगत 1 माह से अधिक समय तक दोनों मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार बंद रखे गए थे। इस दौरान मंदिरों के सभागृह के भीतर पूरे विधि विधान व परंपरा के अनुसार देवी प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जा रही थी। वहीं अब कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आने के चलते अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए शुक्रवार 2 अप्रैल से खोल दिया गया है। यहाँ पर रोजाना सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मंदिरों के पट खुले रहेंगे और सुबह 11:30 से अपराह्न 12 बजे तक आधे घंटे के लिए दोनों मंदिरों को सैनिटाइजेशन हेतु बंद रखा जाएगा।
शुक्रवार 2 अप्रैल को जिले में 275 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,198 पर जा पहुंची। शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। जिले में अब कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर 681 पर जा पहुंची है। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 453 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 45,366 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,151 है, जिसमें से 695 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 786 व ग्रामीण क्षेत्र में 1,570 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। अकोट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश मनीष गणोरकर ने तुषार पुणकर हत्याकांड के आरोपी पवन सिदानी की जमानत अर्जी 31 मार्च को खारिज कर दी। इस मामले में अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद व आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार ही आरोपी ने जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की, जो अदालत द्वारा खारिज की गई है। इस मामले में आरोपी फिलहाल जेल में है। आरोपी को 26 मार्च 2020 को लगभग 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसे फिलहाल अकोला जेल में रखा गया है। इस केस में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को सरकारी अभियोक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है। नवाते परिसर में बनने वाले मल्टीप्लेक्स का मामला विगत 16 वर्षों से अधर में लटका पड़ा है और इन दिनों कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहा है। वर्ष 2005 में पहली बार नवाते चौक के निकट राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 व अमरावती बडनेरा रेलवे लाइन के बीच खाली पड़ी जमीन पर मनपा द्वारा मल्टीप्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया था और निविदा प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस काम का ठेका श्रीराम बुलीकॉन नामक कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी के नाम वर्क ऑर्डर जारी करने के साथ ही इस काम हेतु किए गए करार में यह तय किया गया था कि इस जमीन पर रहने वाले अतिक्रमण को हटाने के साथ ही रेल महकमे व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित अन्य विभागों की एनओसी प्राप्त करने और गृह मंत्री की अनुमति हासिल करने का जिम्मा महानगर पालिका का रहेगा। लेकिन तमाम कामों को पूरा करने में खुद महानगर पालिका प्रशासन आज तक सफल नहीं हो पाया। वहीं अनुमतियों का अभाव रहने की वजह से ठेकेदार कंपनी को काम बंद करने का आदेश भी दिया गया। ऐसे में ठेकेदार कंपनी द्वारा नुकसान भरपाई व मानहानि के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई। वहीं इन दिनों नवाते मल्टीप्लेक्स के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई प्रलंबित है और जब तक वहां से कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक मनपा द्वारा अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। हालांकि इन दिनों महानगर पालिका द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए निविदा प्रक्रिया चलाई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसे भी कोई कारगर कदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक अदालती मामले की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मल्टीप्लेक्स के निर्माण को लेकर मनपा द्वारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आगामी रविवार 4 अप्रैल को स्थानीय रेलवे स्टेशन व इरविन मार्ग स्थित संत गजानन महाराज मंदिर के पीछे स्थित सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों सहित विभिन्न अखबारों में कार्यरत 45 वर्ष से अधिक आयु वाले क्लरिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, हॉकर्स व एजेंट के लिए कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन जिला मराठी पत्रकार संघ, जिलाधीश कार्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। यह कोविड टीकाकरण अभियान रविवार की सुबह 10 से अपराह्न 4 बजे तक चलेगा, जिसमें शामिल होने हेतु संबंधितों को अपने साथ अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य रहेगा। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु सभी पत्रकार एवं अखबारों से संबंधित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग जिला मराठी पत्रकार संघ के महासचिव प्रफुल्ल घौले एवं अरुण जोशी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कोविड संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों हेतु प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा की बजाय उन्हें लेखन कार्य यानी असाइनमेंट दिया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा लिखित परीक्षा के बाद होगी। इस नई व्यवस्था में बाहरी परीक्षकों का कोई विशेष स्थान नहीं रहेगा, बल्कि शाला व कनिष्ठ महाविद्यालय स्तर पर ही प्रात्यक्षिक परीक्षा लेकर विद्यार्थियों के अंक विभागीय शिक्षा बोर्ड के पास भेजे जाएंगे। इस निर्णय की वजह से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलती नजर आ रही है। इसके साथ ही कल शनिवार 3 अप्रैल से कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों को उनके हॉल टिकट शिक्षा मंडल की वेबसाइट के जरिए मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही कला व क्रीड़ा जैसे विषयों के ग्रेस अंकों को लेकर भी शिक्षा मंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, जिससे कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षार्थियों को काफी राहत मिलेगी। शुक्रवार 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर सहित जिले के क्रिश्चियन समाज बंधुओं ने गिरजाघरों में जाकर विशेष प्रार्थना करते हुए मसीही शोक मनाया। ईसाई मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे वाले दिन ही प्रभु ईसा मसीह को मौत की सजा देने हेतु कांटों का ताज पहनाकर सूली पर चढ़ाया गया था। तब से विश्व कल्याण एवं मानवता के लिए ईसा मसीह द्वारा किए गए बलिदान को ईसाई समुदाय द्वारा गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है।
जिले की निजी प्रयोगशालाओं में होने वाली कोरोना जांच की दरों में एक बार फिर संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब कोविड जांच हेतु की जाने वाली RT-PCR टेस्ट के लिए केवल 500 रुपए का शुल्क वसूला जाएगा। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट केवल 150 रुपए में की जाएगी। इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रयोगशाला द्वारा कोविड टेस्ट हेतु सरकार की ओर से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लिए जाने पर संबंधितों के खिलाफ संक्रामक महामारी प्रतिबंधात्मक अधिनियम 1897, महाराष्ट्र कोविड-19 उपाय योजना नियम 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों जिला व मनपा प्रशासन द्वारा शहर से जिले में बेहद कड़ाई के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को अमल में लाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी व दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इन दिनों चल रहे हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशासन द्वारा नियमों के पालन और कार्रवाई के मामले में काफी हद तक दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि जहां एक और मंगल कार्यालय, मैरिज हॉल व लॉन में वर वधू अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित करने की छूट है और इस छूट सहित प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होने पर 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई बियर बारों, परमिट रूम सहित होटलों व रेस्टोरेंट में होने वाले नियमों के उल्लंघन की ओर मनपा एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस समय शहर के बियर बार, परमिट रूम व रेस्टोरेंट को रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 50% ग्राहक क्षमता के साथ खुले रहने की अनुमति है और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन शहर के कई परमिट रूम व बियर बार सहित रेस्टोरेंट शाम 7 बजे के बाद भी देर रात तक चोरी छिपे ढंग से खुले रहते हैं और वहां पर पीने पिलाने का दौर चलता रहता है। इसी तरह शहर के कई रेस्टोरेंट में शाम 7 बजे के बाद ग्राहकों को भोजन परोसने का काम शुरू रहता है। वहीं सबसे खास बात यह है कि शहर सहित शहर के आसपास स्थित कुछ वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट में अनुमति नहीं रहने के बावजूद भी शराब बेचने और पीने पिलाने का दौर देर रात तक चलता रहता है। इसके अलावा शहर के कई होटलों व ओपन पार्क में किटी पार्टी जैसे आयोजन भी चलते रहते हैं, जिनकी ओर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमरावती महानगर पालिका में कल शनिवार 3 अप्रैल को मिनी महापौर कहे जाते 5 जोन के सभापतियों का चुनाव होने जा रहा है। इसमें यह लगभग तय है कि जोन क्रमांक 3 व जोन क्रमांक 5 क्रमशः कांग्रेस व MIM के हिस्से में रहेंगे, जिसके तहत जोन क्रमांक 3 हमालपुरा में कांग्रेस की अस्मा फिरोज खान व जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार में MIM की नसीम बानो अकील पहलवान का निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। वहीं पिछली बार भाजपा के पास रहने वाले जोन क्रमांक 1, जोन क्रमांक 2 व जोन क्रमांक 4 के मौजूदा सभापति संजय वानरे, नूतन भुजाड़े व रेखा भुतड़ा को भाजपा द्वारा सभापति पद पर दोबारा मौका दिया जा सकता है। मनपा के 5 जोन सभापति के चुनाव 3 अप्रैल की सुबह 11 बजे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में पीठासीन अधिकारी जिलाधीश शैलेश नवाल की उपस्थिति में होंगे। जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों पर उपचार करने वाले कोविड अस्पतालों, नॉन कोविड अस्पतालों व कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से करने हेतु संनियंत्रण समिति का गठन किया जाए, ऐसे आदेश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वैद्य की इस्तेमाल के लिए 80% ऑक्सीजन आपूर्ति बंधनकारक है और स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपूर्ति संनियंत्रण समिति का गठन किया जा रहा है। अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से जिले की सांसद नवनीत राणा को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि इस वर्ष 31 मार्च को आयकर, GST व वैट से संबंधित महकमों के पोर्टल काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में आर्थिक वर्ष के अंतिम दिन इन सभी के अनुपालन की पूर्तता करना असंभव रहा। ऐसे में इन सभी की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या का मामला अब दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंच गया है। अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार सदस्य तथा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के राज्यपाल नियुक्त सीनेट सदस्य मनीष गवई ने गत रोज महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा से मुलाकात करते हुए उन्हें इस मामले की जानकारी दी। साथ ही इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से उज्ज्वल निकम की नियुक्ति करने की मांग भी की गई। अब तक करीब 75 बार रक्तदान कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता मंगेश ठाकरे ने खुद कोविड मुक्त होने के बाद अपनी माता राजकन्या ठाकरे के जन्मदिवस अवसर पर अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने हेतु बालाजी ब्लड बैंक पहुंचकर अपना प्लाज्मा दान किया। इस अवसर पर दिनेश बुब रक्तदान समिति के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई जो भी कोविड पेशेंट अभी अच्छे होके ठीक होके अपने घर पे हैं और उनको 28 दिन हो गए हैं, ये खासकर मेल डोनर्स के लिए है। इसमें फीमेल्स डोनेशन नहीं कर सकती हैं। मेल डोनर्स हैं और उनकी उम्र 18 से 55 साल 60 साल तक के जो है वो लोग, सभी लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग आके प्लाज्मा दान करें। काफ़ी, क्योंकि लोगों को इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ है और लोग इससे काफ़ी अच्छे ठीक भी हो रहे हैं। दिनेश बुब रक्तदान समिति की तरफ से हम लोग प्लाज्मा डोनेशन में वर्क कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल में
अमरावती नहीं, महाराष्ट्र की भी परिस्थिति बहुत गंभीर है। मैं अमरावती नहीं, हर शहर के लोगों को मैं ये आह्वान करूँगा कि जो कोविड से ठीक हो गए और उनको ठीक होके 28 दिन के ऊपर हो रहे हैं वो प्लाज्मा डोनेशन करें। हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं और लोग स्वयंपूर्ति से आ भी रहे हैं और डोनेशन भी कर रहे हैं। आणि तुमच्यापैकी जो कोणी व्यक्ती आजूबाजूला असेल त्याची माहिती द्या, त्यांना ॲज अ डोनर तयार करा की तुम्ही रक्त जर दिलं तर तुमचं प्लाझ्मा दिल्यामुळे कोणीतरी 2 जणांचे तुमचे प्राण वाचेल। आणि तुम्हाला प्लाझ्मा मशीनबद्दल तुम्हाला सांगण्यात येते की प्लाझ्माच्या मशीनमधून जेव्हा तुम्ही ब्लड देता तर ब्लड काढल्यानंतर ब्लडमधून फक्त प्लाझ्मा घेतला जातो, उर्वरित ब्लड परत तुमच्या शरीरात टाकले जाते। 1 नीडल टेस्ट मशीन अशी ती मशीन आहे। म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की जर तुम्ही कोरोनाचे प्लाझ्मा डोनर असाल तर तुम्ही मॅक्झिमम वेळा डोनर बनून या, डोनेशन करा। आम्ही दिनेश बुक रक्तदान समितीच्या वतीनं नेहमीच सदैव कार्य करत असतो रक्तदानाच्या बाबतीत। आपल्याला जर गरज लागली तर आम्हाला कॉल करा। आणि महत्त्वाचं, तुम्ही जर कोरोना पेशंट पॉझिटिव्ह असाल आणि बरे झाले असाल तर 1 महिन्यानंतर कृपया तुम्हीही डोनेशन करा। धन्यवाद, एवढीच विनंती करतो आणि तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि सर्व पेशंटना विनंती करतो की त्यांनी स्वतः प्लाझ्मा डोनर म्हणून पुढे या। मंगल कार्यालय लॉन व हॉल संघर्ष कृति समिति की ओर से आयोजित पत्रकार परिषद में विनोद डागा द्वारा जानकारी दी गई कि इस समय विवाह उद्योग से संबंधित व्यवसायियों पर कोरोना महामारी के चलते भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रशासन द्वारा मंगल कार्यालय लॉन व हॉल सहित खुले मैदान की जगह पर 50% बैठक क्षमता के साथ विवाह आयोजित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि वे इस विषय को लेकर जिलाधीश को एक निवेदन भी सौंपेंगे। आमची एवढी मागणी आहे की जेव्हा सर्व आता मॉल, ST, रेल्वे सर्व 50% या परवानगीने चालत आहे, तर लग्न कार्यालाही 50% हॉलची, लॉनची, खुल्या मैदानाची जी क्षमता आहे त्याचे 50% परवानगी द्या। कारण जर असं नाही झालं तर विवाह, लग्न कार्य या इंडस्ट्रीशी जुळलेले जे लोक आहेत, व्यावसायिक आहेत, मंगल कार्यालयवाले, टेंटवाले, मंडपवाले, कॅटरिंगवाले, ऑर्केस्ट्रावाले, कलाकार, रांगोळीवाला, DJ वाला, साऊंडवाला, जनरेटरवाला, लाईटवाला आणि अनेको जवळपास अमरावती जिल्ह्यात 1.5 लाख प्रत्यक्ष लोक या व्यवसायाशी निगडीत आहे। त्यांचं आता परिस्थिती अशी झाली की आम्ही जगावं कसं हा प्रश्न आहे। म्हणून आम्ही आता आगामी 6 तारखेला एक रॅली काढत आहे शांततेनं। 7 आणि 8 तारखेला आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय बाहेर धरणं करणार आहे आणि त्यानंतरही जर शासनाने परवानगी नाही दिली तर होणाऱ्या पुढच्या कोणत्याही कारवाईसाठी म्हणजे कोणत्याही घटनेसाठी शासन जबाबदार राहणार आम्ही नाही। कारण आम्ही जगावं कसं हा प्रश्न आहे आणि जेव्हा पोटावर येते तेव्हा डोकं चालत नाही। शिवन गांव के ज्येष्ठ नागरिकों को कोविड टीकाकरण के लिए नांदगांव पेट तक लाने ले जाने हेतु बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा दुर्गा मंडल चावड़ी चौक के संयुक्त प्रयासों से निःशुल्क प्रवास सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे टीकाकरण के लिए जाने वाले निराधार, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकों को सुविधा होगी। सीताफल की फसल को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के कृषि मंत्रालय द्वारा 2 वर्ष पूर्व अमरावती जिले के मोर्शी तहसील अंतर्गत खेड़ में सीताफल विस्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा खेड़ में जांच दौरा किया गया और इस दौरे की वजह से सीताफल उत्पादकों की उम्मीद पल्लवित हुई है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के चलते राज्य में अल्पसंख्यक बहुल नागरिक क्षेत्र में क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान वितरित करने हेतु सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए पहले चरण में 28 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। इस समय दरियापुर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय इमारत की दुरुस्ती का कार्य चल रहा है। ऐसे में इस कार्यालय का कामकाज दरियापुर नगर परिषद की पुरानी इमारत में स्थानांतरित किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी मनोज लोनारकर ने कहा है कि सोमवार 5 अप्रैल से दरियापुर SDO कार्यालय का कामकाज पालिका की पुरानी इमारत से चलाया जाएगा। कोरोना काल में महावितरण की ओर से बिजली बिल वसूली के लिए नागरिकों को ज्यादा परेशान न करते हुए नियमित रूप से बिजली आपूर्ति जारी रखी गई, लेकिन अब लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद महावितरण ने बकाया बिजली बिल की वसूली करना तेजी से आरंभ किया है। अमरावती व यवतमाल इन 2 जिलों के लिए महावितरण को 475 करोड़ रुपए की बकाया वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक केवल 44% वसूली महावितरण द्वारा की गई है। इसके तहत 224 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है।
चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर व्यापारियों को प्राधान्य क्रम से वैक्सीनेशन का पहला डोज देने के लिए मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े से भेंट कर चर्चा की गई। इस समय महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन ने निगमायुक्त से कहा कि सभी व्यापारी एसोसिएशन के लिए कैंप का आयोजन कर व्यापारियों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिस पर मनपा आयुक्त ने अपनी सहमति प्रदान की है। मेलघाट के हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में अपर मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी द्वारा अचलपुर के सत्र न्यायालय में दाखिल की गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर कल शनिवार 3 अप्रैल को अचलपुर के न्यायालय में सुनवाई होगी। इस समय दीपाली चौहान आत्महत्या मामले की जांच कर रही महिला पुलिस अधिकारी पूनम पाटिल इस मामले में न्यायालय में अपना से दाखिल करेंगी। पुलिस द्वारा दाखिल से पर की जाने वाली दलील और श्रीनिवास रेड्डी की ओर से न्यायालय में पक्ष रखने वाले एडवोकेट दीपक वाधवानी अपना पक्ष रखेंगे और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संभवतः कल ही न्यायालय में रेड्डी की याचिका पर ऑर्डर भी किया जा सकता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हैं कि न्यायालय द्वारा रेड्डी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है या उन्हें इस मामले में राहत मिलती है। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के बाद अब कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। दीपाली चौहान के पति राजेश मोहिते ने मीडिया के साथ बातचीत में दावा किया कि दीपाली की मेलघाट में 2014 से 2021 तक 7 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी थी और उन्हें मेलघाट से बाहर तबादला चाहिए था। ऐसे में हरिसाल से परतवाड़ा में तबादला पाने हेतु दीपाली चौहान ने पैसे लेकर तबादला करने वाले लोगों को कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन पैसे दिए जाने के बावजूद भी तबादला नहीं मिलने से वह निराश थी। शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई करना आरंभ किया है। खासतौर पर बुलेट चलाने वाले वाहन धारकों पर नकेल कसी जा रही है। यातायात विभाग की ओर से शुक्रवार को करीब 10 से 12 बुलेट वाहन धारकों पर कार्रवाई करते हुए उनसे हजारों रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। तलेगांव दशासर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अजय आखरे ने यहां पर अपना पदभार संभालते ही अवैध व्यवसाय में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आरंभ किया है। तलेगांव दशासर पुलिस ने शुक्रवार को धामक गांव के पास नाकाबंदी करते हुए 15,000 रुपये कीमत की रेत और व ट्रक सहित 5,15,000 रुपये का माल जब्त किया और एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। जिले के नांदगांव खंडेश्वर पुलिस अंतर्गत आने वाले शिरपुर गांव स्थित घुमंतु समुदाय की बस्ती से लगकर रहने वाले जंगल को अचानक आग लग गई। दोपहर 2 बजे के दौरान लगी यह आग तेजी से फैल रही थी। उसी समय गांव वासियों ने इसकी सूचना नांदगांव खंडेश्वर पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर अमरावती दमकल विभाग की ओर से बडनेरा फायर स्टेशन से एक गाड़ी तुरंत भेजी गई। इसके अलावा नांदगांव खंडेश्वर तहसील से भी पानी के टैंकर आग बुझाने के काम में भेजे गए, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।